नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। अदम गौंडवी साहब याद आ गए। और अदम गौंडवी साहब आज मुझे इसलिए याद आए क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज न्यायमूर्ति सूर्यकांत एनसीईआरटी के द्वारा एक बच्चों की पुस्तक में जोड़े गए अध्याय से खासे खफा हो गए हैं। वे खफा हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने यह दुस्साहस किया कि वो बच्चों को बताए कि न्यायपालिका में भी करप्शन व्याप्त है। तो पहले जरा अदम गौंडवी साहब को सुनते हैं। अदम गौंडवी कहते हैं, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे वे रहबर, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे वे रहबर, दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। जो डलहौजी न कर पाया, जो डलहौजी न कर पाया, वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। देखिए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ये मामला बड़ी चर्चा में आ गया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, जिसकी पुस्तकों को पढ़ के हम सब बड़े हुए हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान की एक पुस्तक में एक अध्याय शामिल कर दिया जिसमें न्यायपालिका की जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी और कथित भ्रष्टाचार पर चर्चा की गई है। और यही अध्याय अब बेहद बड़ा विवाद ले चुका है। न केवल शैक्षणिक दायरे तक सीमित रह गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुस्तक के प्रकाशन, उसका पुनर्मुद्रण और प्रसार पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने इसे न्यायपालिका की गरिमा को प्रभावित करने वाला विषय बताते हुए ये आया कैसे, पब्लिश कैसे हुआ, इसकी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक्चुअली गत सप्ताह मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी की थी कि यदि इस प्रकार की सामग्री को अनियंत्रित रूप से प्रसारित होने दिया गया तो यह न्यायपालिका की साख को सार्वजनिक दृष्टि में कमजोर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं और ये संकेत भी दिया है कि केंद्र सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। और निश्चित है, जब सुप्रीम कोर्ट खफा है तो मामला तो भड़केगा ही भड़केगा। मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में यह जानना चाहा कि पाठ्य पुस्तकों की सामग्री की नीलामी कौन करता है। प्रधानमंत्री ने बेहद नाराजगी भी जताई और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको चिन्हित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा भी कहा गया है कि न्यायपालिका के प्रति सरकार का पूरा सम्मान है और यदि कोई गलती हुई होगी तो उसे सुधारा जाएगा तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ है तो एनसीईआरटी की क्या बिसात। उन्होंने शायद 24,000 के करीब किताबें प्रकाशित हुई थी या 2,24,000 कुछ, सारी वापस मंगा ली हैं और उनके वितरण पर रोक लगा दी है और पुस्तक से उस अध्याय को हटाने का निर्णय भी ले लिया है। तो इस प्रकार जो एक शैक्षणिक अध्याय से प्रारंभ हुआ विवाद था, अब वो देश की शीर्ष संवैधानिक संस्थाओं के बीच विमर्श का मुद्दा बन चुका है। देखिए, विद्यालयी शिक्षा का लक्ष्य है क्या? उसका लक्ष्य केवल संवैधानिक संस्थाओं का गुणगान करना भर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स में आलोचनात्मक सोच को विकसित करना भी है। लोकतंत्र में संस्थाएं मनुष्यों द्वारा संचालित होती है और निश्चित तौर पर जहां मनुष्य है वहां पर गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यदि छात्र संसद में भ्रष्टाचार पर चर्चा कर सकते हैं, यदि छात्र प्रशासनिक सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बात कर सकते हैं, तो ये प्रश्न वाजिब है कि न्यायपालिका के संबंध में इस विमर्श को क्यों रोका जाए। एनसीईआरटी के अध्याय का मूल प्रश्न यही था कि क्या न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार संभव है और यदि हाँ तो उसकी जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। भारतीय न्यायपालिका ने, इसमें कोई दो राय नहीं, इस देश के संविधान को बचाए रखने के लिए कई बार महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है, ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। बहुत सारे निर्णय हैं जिनके कारण ये संविधान जिंदा है। आपातकाल के दौरान इंदिरा जी ने
ऐसे कई फैसले लिए थे जो संविधान विरुद्ध थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही था। जस्टिस हंसराज खन्ना जैसे न्यायाधीश थे जिन्होंने बगैर डरे मौलिक अधिकारों को लेकर व्याख्या दी और सरकार के खिलाफ, इंदिरा सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। यही कारण है कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है। लेकिन क्या संरक्षक प्रश्नों के घेरे में नहीं आ सकता? लोकतंत्र में किसी भी संस्था की शक्ति उसकी ट्रांसपेरेंसी है और उत्तरदायित्व, ये ट्रांसपेरेंसी उत्तरदायित्व से आती है, ना कि आलोचना से बचने की प्रवृत्ति से। आप देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में भ्रष्टाचार नहीं होता तो भला महाअभियोग तक बात क्यों जाती? भारतीय न्यायपालिका के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, इसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं। भ्रष्टाचार का दीमक लोकतंत्र के इस स्तंभ को भी अपनी चपेट पर ले चुका है, यह हमें मानना होगा। 1990 के दशक में एक महान जज हुआ करते थे, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए थे जब वो पंजाब और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का मामला सामने आया था और बाकायदा उस पर जांच हुई थी, और इस जांच से पहले ही वे सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके थे। इसके बावजूद उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे समर्थन नहीं दिया, जिस कारण वो महाअभियोग से बच गए। अभी कुछ ही दिन पहले 14 मार्च 2025 दिल्ली हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के यहाँ करोड़ों की नकदी मिलने का मामला सामने आया। लोकतंत्र में उनके खिलाफ महाअभियोग चलना तय माना जा रहा है। यशवंत वर्मा के घर से करोड़ों रुपये मिले, मामला बहुत गरमाया है, आपको याद होगा। संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया है, मगर अभी तक वो प्रस्ताव लंबित है। यह घटना को आप समझिए, न्यायमूर्ति रामास्वामी की जो घटना है, वो घटना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नैतिकता पर पहली बार खुला मामला सामने आया था। उस घटना से 2011 में राज्यसभा ने कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन, उनके विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित किया। महाभ्रष्टाचार का आरोप था, लेकिन लोकसभा से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए महाअभियोग की जरूरत नहीं पड़ी। सिक्किम हाई कोर्ट के एक गजब के मुख्य न्यायाधीश थे पीडी दिनाकरण, उन पर भूमि घोटालों और संपत्ति संबंधी आरोपों की बाढ़ आ गई। 2011 में महाअभियोग प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यह उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि न्यायपालिका पूर्णतः आरोप मुक्त संस्था नहीं है, वहाँ भी भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। सबसे गंभीर आरोप आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्वयं हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत पर लग चुके हैं। जनवरी 2019 में एक मैगजीन है द कारवां, उसमें जनवरी 2019 में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत पर गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया था। बहुत सारे आरोप उन पर लगाए गए थे। ये आरोप कारवां में प्रकाशित हुए थे, सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन आरोप लगे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि ऐसे आरोप पब्लिक डोमेन में आ जाएं, न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं, तो उन पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? कॉलेजियम प्रणाली को आप ले लीजिए, अरसे से सरकार कह रही है, न्यायविद कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए जजों की नियुक्ति में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं है। समय समय पर कई जजों की नियुक्तियों को लेकर, जजों की रिश्तेदारों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर प्रश्न उठे हैं। जब प्रश्न उठे हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आलोचना के दायरे से बाहर नहीं हो सकता है। ये सारी घटनाएं और जो न्यायपालिका से जुड़े नाना प्रकार के विवाद रहे हों, चाहे वो महाअभियोग प्रक्रियाएं हों या अन्य आरोप रहें, वो सब ये बताते हैं कि संस्थागत गरिमा और जवाबदेही के भीतर संतुलन आसान नहीं है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अध्याय पर इतना कड़ा रुख अपनाना, इतनी नाराजगी अपनाना समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री तक मामला पहुंच गया है। एनसीईआरटी के एक निदेशक रहे हैं, रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर JS राजपूत। उनका कहा मुझे बहुत उचित लगा, आप भी उनके कथन को सुनिएगा। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया गया है।
उनका कहना है कि छात्र समाज की चर्चाओं का हिस्सा होते हैं और उन्हें वास्तविक मुद्दों से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सारा देश सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सीमाएं हैं। एनसीईआरटी देश के भविष्य का निर्माण कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो किसी उच्च पद पर हो जिसने एनसीईआरटी की पुस्तकें न पढ़ी हो। और एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के उत्तरदायित्व कम नहीं है। तकनीकी व्यवस्था जो भी हो, लेकिन एनसीईआरटी को वही सम्मान देना चाहिए जो हम अपने अध्यापक को देते हैं, देना चाहिए हमें। जो हमारी परंपरागत है कि गुरु गोविंद दो खड़े, तो हम वहाँ कहते हैं कि गुरु ही आगे है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों नहीं मानेगा? उसे ही मानना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या ये कहता है कि लोग आलोचना नहीं करते? जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, सारे देश में उस पर विवाद है। और ऐसी व्यवस्था दुनिया में किसी भी देश में नहीं है जहां पर इस प्रकार से लोग नियुक्त किए जाते हों। इस पर चर्चा होती है, मैं भी उसकी आलोचना करता हूं, मुझे पूरा हक है। इसलिए मेरा विचार है कि जो एनसीईआरटी का विशेषज्ञता का क्षेत्र है, उसमें इस तरह के कहना कि संस्था पर चोट की गई है, मैं समझता हूं एनसीईआरटी ने कहीं चोट नहीं की है। भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में जो उसको सहज लगता है, स्वाभाविक लगता है, जो आवश्यक लगता है, उसके आधार पर उसने ये पाठ लिखा है और निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी चाहिए। इस पाठ का क्या असर होगा अगले साल उनको पता लगेगा। बच्चे पढ़ेंगे, वे सुझाव देंगे, अध्यापक देंगे। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को केवल 2 वकीलों की ही सम्मान नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का पूरा वक्तव्य इस मामले में प्रशांत भूषण ने भी एक टिप्पणी सोशल मीडिया में पोस्ट की है। वो ज़्यादा व्यापक रूप से समझाती है कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या अन्य कोर्ट में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। प्रशांत भूषण कहते हैं, उनकी पोस्ट कहती है, अनफॉर्चुनेट दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड सम सीनियर लॉयर्स टुक umbrage at the new chapter in the NCERT textbook about the judiciary and that corruption is one of the challenges it faces. Considerable corruption in the judiciary is seen and perceived actually by litigants. प्रशांत भूषण आगे कहते हैं, Transparency International in 2007 had found the judiciary to be the second most corrupt institution as perceived by the people. Several retired judges of the Supreme Court have spoken about the judicial corruption. Trying to suppress any discussion on this will only increase the perception of corruption in judicial among the people. यानी प्रशांत भूषण कहना चाह रहे हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों ने एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका पर जो नया अध्याय जोड़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों में से एक है, उस पर इन लोगों ने आपत्ति जताई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायपालिका में बकौल प्रशांत भूषण पर्याप्त भ्रष्टाचार है जिसे हर कोई व्यक्ति महसूस करता है। उन्होंने 2007 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था की रिपोर्ट का उदाहरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में न्यायपालिका दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्ट संस्थान है। बकौल प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालय के कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी न्यायिक भ्रष्टाचार पर बोल चुके हैं। इस विषय पर किसी भी चर्चा को दबाने की कोशिश केवल जनता के बीच न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की धारणा को और मजबूत करेगी। बहरहाल, अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपना लिया है और प्रधानमंत्री स्तर तक मामला पहुंच चुका है, तो यह स्पष्ट है कि यह विवाद अब एक सामान्य एक पुस्तक में नए चैप्टर को ऐड करने भर का नहीं रह गया है, बल्कि यह संवैधानिक संस्थाओं की संवेदनशीलता, शिक्षा की दिशा और लोकतांत्रिक विमर्श की सीमा तीनों से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। इतिहास, महाअभियोग की प्रक्रियाएं, मीडिया रिपोर्ट्स और वर्तमान जो मामला चल रहा है, सभी यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार की दलदल में धंसी हुई है। ऐसे में यदि पाठ्यक्रम पुस्तक ये प्रश्न उठाती है कि क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, और यदि है तो उसका निराकरण कैसे, तो ये लोकतंत्र में उठने वाला एक स्वाभाविक प्रश्न के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति उसकी आलोचना सहने की क्षमता में है।
लेकिन ना मालूम क्यों हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे मुख्य न्यायाधीश इस पर इतने नाराज हो गए। उनकी नाराजगी कई गंभीर प्रश्नों को जन्म दे रही है और ये तय है दोस्तों, यदि लोकतंत्र को जीवित रखना है तो प्रश्न पूछने का अधिकार सुनिश्चित और सुरक्षित करना होगा, चाहे यह प्रश्न न्यायपालिका से ही क्यों ना हो।